मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में काव्य दीपिका के अंतर्गत शब्द शक्ति प्रथम भाग में अभिधा शक्ति का निरूपण किया गया। आज शब्द शक्ति के अंतर्गत लक्षणा शक्ति पर विचार किया जा रहा है। लाक्षणिक शब्द से लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्ष्य अर्थ की प्रतीति होती है। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ के मत को काव्य दीपिकाकार ने उद्धृत किया है कि मुख्यार्थवादे तदयुक्तो ययान्योर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनादवासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। अर्थात मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की बोधिका अभिधा शक्ति होती है और अन्य सबकी अपेक्षा सबसे पहले अभिधा शक्ति ही अपने अर्थ अर्थात वाच्यार्थ का बोध कराती है, किंतु मुख्यार्थ का वाक्यगत अन्य पदों के अर्थों के साथ अन्वय होने में बाधा होती है या उससे तात्पर्य की उपपत्ति नहीं होती है, तो उसे मुख्यार्थवाद कहते हैं और उस मुख्यार्थ से युक्त अर्थात संबद्ध को तदयुक्त कहते हैं। रूढ़ि अर्थात प्रसिद्धि अथवा प्रयोजन, इन दोनों में से किसी एक को होने से जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से भिन्न अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। इस प्रकार लक्षणा के लिए पहला मुख्यार्थवाद, दूसरा तदयुक्त अर्थात मुख्यार्थ से युक्त तथा तीसरा रूढ़ अथवा प्रयोजन में से किसी एक, यही तीन हेतुएं आवश्यक हैं। रूढ़ अर्थात प्रसिद्धि का उदाहरण है कलिंगः साहसिकः, अर्थात इसका वाच्यार्थ है कलिंग साहसिक है। इस मुख्यार्थ का अन्वय की उपपत्ति नहीं हो रही है क्योंकि कलिंग एक देश विशेष उत्कल या उड़ीसा है तथा साहस गुण है। देश निर्जीव पदार्थ है तथा साहसिकत्व गुण सजीव पदार्थ में रहने वाला धर्म है। इसलिए निर्जीव पदार्थ में सजीव पदार्थ का गुण नहीं रह सकता है। इस प्रकार कलिंग साहसिक है, यहां मुख्यार्थ का अन्वय की उपपत्ति अर्थात संगति नहीं होने के कारण मुख्यार्थवाद है। दूसरा है तदयुक्त अर्थात मुख्यार्थ से युक्त। तो कलिंग एक देश है, इसमें रहने वाले पुरुष कलिंग कहलाता है। जिस प्रकार भारत में रहने वाला भारतीय कहलाता है, इसी प्रकार कलिंग देशवासी कलिंग कहलाता है। तो कलिंग देशवासी पुरुष सजीव पदार्थ है और साहसिकत्व धर्म सजीव पदार्थ में रहने वाला धर्म है। अब कलिंग देशवासी पुरुष में साहसिकत्व धर्म होने से मुख्य अर्थ से युक्त हो गया। तब इसका अर्थ हुआ कलिंग देशवासी पुरुष साहसिक हैं। एक दूसरा उदाहरण
जैसे क्रिकेट मैच। इसमें कहते हैं कि आज भारत और पाकिस्तान का मैच है। यह कैसे संभव है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान देश विशेष है तथा निर्जीव पदार्थ है और मैच खेलना सजीव पदार्थ का कार्य है। इसलिए इनकी संगति नहीं बैठने से मुख्यार्थवाद है। इनकी संगति तभी बैठेगी जब सजीव के साथ सजीव का समन्वय होगा, अर्थात भारत देशवासी खिलाड़ी के साथ पाकिस्तान देशवासी खिलाड़ी का क्रिकेट मैच है। अब यहां मैच खेलना सजीव में रहने वाला कार्य है जो दोनों देश के खिलाड़ी में है। इस प्रकार दोनों की संगति होने से वाक्यार्थ की उपपत्ति होती है, अर्थात तदयुक्त मुख्यार्थ से युक्त हो जाता है। तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन में से कोई एक। तो यहां रूढ़ि है क्योंकि कलिंग साहसिक होते हैं, यह परंपरा से प्रसिद्ध है, इसलिए रूढ़ि है। इस प्रकार लक्षणा में रूढ़ि का उदाहरण कलिंग साहसिका है। अब प्रयोजन का उदाहरण दिया जा रहा है। गंगायाम घोषः। इसका मुख्यार्थ है गंगा में घोष या बस्ती। अब यहां जिज्ञासा होती है कि गंगा पदार्थ क्या है? तो गंगा के संबंध में कहा गया है कि भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह रूपोर्थः। गंगा जब भूलोक में आई तो सर्वप्रथम श्री शंकर जी के जटा में आई। तदनंतर गंगावतरण का प्रयोजन सिद्धि हेतु भगीरथ महाराज को मार्ग दिखलाने के लिए कहा गया। तदनुसार रथ पर आरूढ़ महाराज भगीरथ तथा रथ के दोनों पहिए से उत्पन्न खात के मध्य में गंगा श्री शंकर जी के जटा से निकलकर चल पड़ी प्रयोजन सिद्धि हेतु, अर्थात जहां भगीरथ के पूर्वज राख रूप में विद्यमान थे। अस्तु, इसलिए गंगा पदार्थ का निर्वचन किया गया कि भगीरथ महाराज के रथ से उत्पन्न खात यानी गड्ढे के मध्य में कभी न रुकने वाली जो प्रवाह रूप जल है वही गंगा है। अब प्रवाह रूप जो जल है वह गंगा है, तो इस प्रवाह रूप जल में घोष या बस्ती कैसे हो सकता है? घोष या बस्ती का आधार तो भूमि हो सकती है, प्रवहमान जल नहीं। इसलिए गंगा में घोष इसकी संगति नहीं होने के कारण मुख्यार्थवाद है। दूसरा है तदयुक्त, अर्थात मुख्यार्थ से युक्त। यहां प्रवहमान जो जल है वह मुख्यार्थ है जो तट में विद्यमान है और तट में घोष का आधार संभव है। इसलिए गंगा तटे घोषः में मुख्यार्थ की संगति हो जाती है। अब तीसरा हेतु है रूढ़ या प्रयोजन। तो यहां प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं किसी परिवार में दूध की आवश्यकता पड़ी तो दूध लाने के लिए बालक चला। तो उस परिवार में जो बूढ़े थे उन्होंने कहा गंगायाम घोषः, अर्थात गंगा तट में जो घोष है वहां से दूध लाना। उस वृद्ध का प्रयोजन था कि अगर दूध में पानी भी डालेगा तो गंगा जल ही डालेगा और तटवर्ती प्रदेश शीतलता से परिपूर्ण रहता है, इसलिए
वहां से दूध लेने पर शीतलता तथा पवित्रता से परिपूर्ण दूध रहेगा। यही प्रयोजन है। इस प्रकार लक्षणा के द्वारा गंगायाम घोषा का अर्थ हुआ गंगा के तट में घोष। यह अर्थ मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत होने से लक्ष्यार्थ कहा जाता है। यही लक्षणा है।